कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। राजा सारंग की बातों को सुनकर सभी राजा असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या निर्णय ले। कुछ राजा तो आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करने लगे, तो कुछ ने स्वयं ही निर्णय लेना ठीक समझा। राजा सारंग द्वारा खेले गए इस राजनैतिक दांव से कुछ और राजा भी राजा विश्वजीत के समर्थन में आ गए, परंतु अभी भी कुछ राजा शेष थे। अगर गठबंधन ही बनाकर रहना है तो हम आपस में अथवा मगध के साथ गठबंधन बनाना उचित समझेंगे महाराज सारंग। उचित भी यही है और राजनीति भी यही कहती है, और जिनका खुद का राज्य नहीं है उन पर हम कैसे विश्वास कर लें। आप राजा विश्वजीत के पराक्रम पर संदेह कर रहे हैं। आप तो उनकी शक्तियों का प्रदर्शन युद्ध क्षेत्र में देख चुके हैं, उसके पश्चात भी। परंतु महाराज, राजा विश्वजीत तो अकेले नहीं बल्कि मगध की सेना के दम पर लड़ा था, और यदि वक्त आया तो हम मगध से सहायता लेंगे, परंतु ऐसे का साथ देने से क्या फायदा जो न घर का है न घाट का। अपनी जबान को लगाम दे राजन। यदि इस समय आप हमारे अतिथि नहीं होते तो आपको इस गलती का परिणाम अपनी जान से देना होता। विश्वजीत हमारे सहयोगी राजा ही नहीं बल्कि हमारे छोटे भाई के समान है। तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है राजा सारंग। तो आ जाइए मैदान में, कर लेते हैं वही फैसला। ठहरिए राजा सारंग, आप भी बैठिए महाराज। तो संभालिए राजा सत्यवीर इनको, जिन्हें इतनी भी समझ नहीं कि अपने अतिथि से कैसे और किस प्रकार व्यवहार करते हैं। ये हमारा अपमान है। अरे आप भी शांत हो जाइए। सारंग की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। समझिए जरा बात को, यह समय आपस में झगड़ा करने का नहीं है। यह निमंत्रण एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखा गया था। और फिर आप सभी जानते ही हैं कि हम भले ही छोटे राज्य रहे हो, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, और आज जब हमारे मित्र के ऊपर विपदा आई है तो हम आप सभी से सहयोग की उम्मीद रखते हैं। आपकी बात ठीक है महाराज सत्यवीर, परंतु यदि ये हमारे पास के राजा होते तो भी ठीक था, लेकिन इनका राज्य तो यहां से कई कोस दूर है, और आप हमसे दो मुही शत्रुता लेने को कह रहे हैं। यहां हम मगध से अधीनता त्याग कर एक शक्तिशाली राजा से शत्रुता और ले ले, जिसकी 1/4 सेना भी हमारी सेना से कई गुना बड़ी है। नहीं महाराज, ये हमसे नहीं होगा, आप तो हमें क्षमा करें। ऐसा कहते हुए कनक के एक राजा वहां से उठकर जाने लगते हैं, और उनकी देखा देखी 4-5 और राजा भी उठकर जाने लगते हैं, परंतु उनके कुछ मित्र उन्हें रोक लेते हैं। ऐसे ही हा ना और हा में कुछ 1-2 राजाओं की ना नुकुर को छोड़कर बाकी सभी राजा विश्वजीत की सहायता के लिए मान जाते हैं। जय मां भवानी, जय जय भवानी। क्या बात है, ये हुई ना बात। इस संधि को यादगार बनाने हेतु आज शिवगढ़ में उत्सव मनाया जाएगा। आज के लिए शाही भोज की व्यवस्था की जाए। राजा सारंग ने खुशी के साथ अपने दासों को आदेश दे दिया। तेज नगाड़ों और ढोल के शोर में विश्वजीत की बनी ये नई सेना का आगाज किया गया। रात्रि होने पर राजा सारंग के आदेश अनुसार पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन चुका था। राजमहल से मिठाइयां पूरे राज्य में बांटी गई। सभी राजा शाही भोज का आनंद ले रहे थे। तेज आते शोर में, अरे राजा विश्वजीत, आप कहां जा रहे हैं? यहां ये सब कुछ तो आप ही के लिए हो रहा है, और आप ही जा रहे हैं। क्षमा करें महाराज सारंग, आप सभी अतिथि राजाओं का ध्यान रखें और हमें कुछ समय के लिए अकेले रहने दें। हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि सभी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं, परंतु आप हमें इस शोर और नाच गाने में सम्मिलित मत करिए। लेकिन ऐसा क्यों महाराज? सारंग, विश्वजीत को अकेला छोड़ दो मित्र। क्या तुम उसकी परिस्थिति से अवगत नहीं हो? ओह हाँ राजा सत्यवीर, क्षमा करना मित्र विश्वजीत, मैं अचानक से इस आवेश और उत्तेजना के माहौल में सब कुछ भूल ही गया। क्षमा करना मित्र, हमारा उद्देश्य आपको दुख देना नहीं था। इसमें क्षमा मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है राजा सारंग। हम आपके उद्देश्य को भली भांति जानते हैं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आप उन्हें संभालिए। हम बस थोड़ा उपवन में अकेले बैठना चाहते हैं।
जैसा आप ठीक समझे महाराज। अरे राजन, सुनिए, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। प्रणाम महागुरु जी, कहिए, कुछ काम था क्या आपको हमसे? हाँ राजन, हम चाहते हैं कि सभी राजा यही है तो हम कल सुबह ही युद्ध के लिए रणनीति तथा सैन्य परीक्षण के बारे में वार्ता कर ले, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम रास्ते में ही सभी राज्यों से सेना एकत्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो आज्ञा महागुरु। हम सुबह ही सभी राजाओं को अपनी योजना समझा देंगे और उन्हें जल्द से जल्द यहां से रवाना भी कर देंगे, ताकि सभी हमें समय पर सेना उपलब्ध करा सके। ठीक है राजन, अब रात बहुत हो चुकी है, हम सोने जा रहे हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरुदेव। और अगले दिन सुबह राजा विश्वजीत और राजा सारंग राजसभा में इकट्ठा होकर रणनीति के बारे में सभी राजाओं को समझा देते हैं और युद्ध के लिए योजनाएं आपस में साझा करते हैं। जब यह कार्य संपन्न हो जाता है तो राजा सारंग कहते हैं, आप सभी अब युद्ध रणनीति तथा इससे जुड़े तथ्यों से परिचित हो चुके हैं। अतः अब मैं शिवगढ़ नरेश सारंग आप सभी राजाओं से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने राज्य प्रस्थान करें तथा आप सब सेना सहित शिवगढ़ की सीमा पर मिले। वही हम हमारी सेना तथा राजा विश्वजीत के साथ आप सभी से मिलेंगे। ठीक है महाराज सारंग, हम प्रस्थान करते हैं। आज्ञा दे महाराज। हम भी सेना सहित शिवगढ़ की सीमा पर ही मिलेंगे। प्रणाम महाराज, आज्ञा दे। ऐसे कहते और करते हुए सारे राज्यों के राजा अपनी अपनी सेना को एकत्रित करने चले जाते हैं और राजा विश्वजीत से शिवगढ़ की सीमा पर मिलने का वादा करते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजा सत्यवीर राजा विश्वजीत के पास आते हैं। महाराज विश्वजीत, एक समस्या आ गई है। कैसी समस्या महाराज, और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? विश्वजीत, हमारे मंत्री केरल से वापस आ चुके हैं और उनके अनुसार आपके सेनापति योजना अनुसार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप यहां हैं। ओह हाँ महाराज, ये तो बड़ी समस्या की बात हो गई है, क्योंकि योजना अनुसार हमें इस समय तक गोदावरी से पहले पड़ने वाले जंगल के कालिंदी नदी के मार्ग पर पहुंच जाना चाहिए था और वहां सेनापति अकेले हैं। यदि इस बात की जरा से भी भनक कुरीति को लग गई तो हमारी बनी बनाई बाजी पूरी पलट जाएगी और जिस योजना के बल पर हम युद्ध जीतने की सोच रहे थे वो सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। विश्वजीत, आपको कैसे भी करके वहां जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप पर अब सिर्फ अपने राज्य की ही नहीं अन्य छोटे राज्यों का दायित्व भी अब आप पर ही है और यदि वो ये युद्ध जीत गया तो उसे सम्राट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और वो एक ही झटके में सिर्फ पूर्व का ही नहीं बल्कि उत्तर और पश्चिम तीनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैला लेगा और यदि ऐसा हुआ तो पूरे भारतवर्ष के लिए सर्वनाश की शुरुआत होगी, जिसके जिम्मेवार और कोई नहीं हम ही होंगे। आप इतने परेशान मत होइए महाराज सत्यवीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें हमारे पुत्र राजा विश्वजीत पर पूरा विश्वास है। अब बेहतर यही होगा महाराज कि हम इस बात पर विचार करने की बजाय शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकले, क्योंकि अब हर एक क्षण हमारे लिए भारी है। तो ठीक है महाराज, हमें आज्ञा दे, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपको आपका राज्य जल्द वापस मिले। जय मां भवानी, जय मां कालिंदी। ऐसा कहते हुए विश्वजीत राजा सारंग और अन्य राजाओं के साथ सेना लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेनापति भल्लाल सैकड़ों हाथियों के झुंड के साथ गोदावरी के वन में राजा विश्वजीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि झुंड चींटियों का ही क्यों न हो, दूर से दिखता है, और फिर ये तो हाथियों का था जिसे सेनापति भल्लाल चाहकर भी छुपा नहीं सकते थे। जिसका उन्हें डर था वही हुआ। इतने बड़े हाथियों के काफिले की खबर जंगल में आग की तरफ फैली, जिसका धुआं महिंद्राओं तक भी पहुंच ही गया। कुरीति के गुप्तचरों तक ये बात पहुंच ही गई कि एक बहुत बड़ा हाथियों के समूह का आगमन गोदावरी और महिंद्राओं की सीमा के करीब हुआ है। ये सूचना मिलते ही सैनिक तुरंत ही कुरीति के पास ये संदेश लेके पहुंच गए। महाराज, महाराज! कुरीति अपने सिंहासन पर बैठे हुए मदिरा पान कर रहे थे। प्रचंड उनके पास ही खड़ा था। अरे क्या बात है,
आसमान गिर गया या जमीन फट गई, किस बात का शोर मचा रखा है? महाराज कुरीति की जय हो। क्या बात है, कहो। महाराज, सूचना मिली है कि महिंद्राओं की सीमा के समीप गोदावरी वनों में सैकड़ों हाथियों को देखा है। अरे कैसे मूर्ख सैनिक पाल रखे हैं मैंने। अबे अक्ल से पैदल वन में हाथी नहीं दिखेंगे तो और क्या दिखेगा? कुरीति ने नशे में मदिरा से भरे गिलास का आनंद लेते हुए कहा। नहीं महाराज, हमारा वो मतलब नहीं था। वाह क्या बात है। लो प्रचंड, तुम्हारी वो मतलब नहीं था कि बीमारी महिंद्राओं में महामारी की तरह फैल रही है। भाई लो एक और शिकार। मगर महाराज, अगर मगर कुछ नहीं। महाराज, आप एक बार सैनिक की बात तो सुन ले, शायद वो वास्तव में कुछ और कहना चाह रहा है। हाँ, ये पक्का तुम्हारा ही रिश्तेदार होगा प्रचंड, इसीलिए ये बातें भी तुम्हारी तरह करता है और तुम इसका पक्ष भी ले रहे हो। कुरीति नशे की हालत में बड़बड़ाता है। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तो क्या बात है? महाराज, बात इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति सैकड़ों हाथियों के झुंड के साथ डेरा डालकर जंगल में बैठा है। उसके पास सैनिक नहीं है, लेकिन वो आदमी व्यापारी नहीं लगता। ओह, तो ये बात है। तो जाओ और पता करो कि वो कौन है और इतने गज कहां लेके जा रहा है। यदि वो समझने पे मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक उसे हमारे पास ले आओ। हम भी तो समझे कि आखिर क्या माजरा है और किस राजा को जरूरत पड़ गई है अचानक इतने गजों की। जो आज्ञा महाराज। वो गुप्तचर हाथ जोड़कर जाने लगा। तभी वहां खड़ा कुरीति का महामंत्री कुरीति के नजदीक जाकर कहता है, महाराज, हमें तो दाल में कुछ काला लगता है। जरूर इसमें किसी एक या अधिक राजाओं का हाथ हो सकता है, अन्यथा इतने गजों की आवश्यकता किसे पड़ सकती है? महामंत्री के इतना कहते ही कुरीति कुछ विचार करता है। ठीक, सही कह रहे हो तुम भी महामंत्री भंडूक, सही कह रहे हो। ए रुको। जी महाराज। अचानक से कुरीति के पीछे से आवाज लगाने पर वो गुप्तचर घबराकर रुक जाता है। जी महाराज। सैनिक, अपने साथ कुछ सैनिक लेकर जाओ और जो भी हो, जैसे भी हो, उसे अपने साथ यही लेकर आओ। हम यही फैसला लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वो गुप्तचर कुरीति की आज्ञा के अनुसार अपने साथ लगभग 200-300 सैनिक लेकर गोदावरी के वन की ओर चल पड़ता है। ये सब बात सुनकर प्रचंड के मन में विचार करने लगता है। कहीं ये गज महाराज विश्वजीत ने? हो सकता है, हो ना हो ये महाराज विश्वजीत की ही योजना होगी। हमें कुछ करना होगा। महाराज, आप अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं भी उनके साथ चले जाता हूं। तुम वहां जाके क्या करोगे मंत्री प्रचंड? क्या तुम्हारे पास महल में कोई काम नहीं है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु हमें लगता है कि वहां हमारा होना आवश्यक है, इसलिए। और अभी तक ये भी स्पष्ट रूप से नहीं पता कि वहां वो गज किसके है और उनका उद्देश्य क्या है। यदि वहां अब तक कोई सेना आ गई हुई होती तो इतना सामर्थ्य यहाँ किसी भी राजा में नहीं जो हमारी सेना या हमारे आदेश का उल्लंघन करे। इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है प्रचंड। वैसे भी हमने उन्हें अब यहाँ महिंद्राओं में लाने का मन बना लिया है। अब वो गज जिसके भी हो, हम वापस नहीं देंगे। ये बात सुनकर वहां खड़ा भंडूक प्रचंड को देख के हंसते हुए धीरे से कहता है, जाने कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर। प्रचंड, आपको कहीं जाने की जरूरत, आप यही रहिए महल में और जाइए पता करिए कि इस बार का लगान इतना कम क्यों है और इस बार के कुछ सामंत राजाओं ने हमें कर के साथ उपहार क्यों नहीं भिजवाए। कुरीति की बात सुनकर प्रचंड एक बार फिर अपने मन में बड़बड़ाता हुआ मुंह लटकाए वहां से चला जाता है और उधर वो गुप्तचर सेना लेके गोदावरी के वन की ओर निकल चुका था। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या कुरीति के सैनिकों के पहुंचने से पहले राजा विश्वजीत सेनापति भल्लाल के पास पहुंच पाएंगे? क्या करेगा? युग 13 साल बाद बंगला मुड़ा गांव में ग्रेवयार्ड कोठी। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत में अगला एपिसोड।
एक तरफ कुरीति ने अपनी सेना के एक टुकड़ी को सेनापति भल्लाल के पास भेज दिया था, जिसका भल्लाल को जरा भी अंदेशा नहीं था, और दूसरी तरफ विश्वजीत उनसे कोसों दूर थे। कुरीति के सैनिक तेजी से सेनापति भल्लाल की तरफ बढ़ रहे थे और सेनापति भल्लाल इस खतरे से अनजान वन में अकेले सैकड़ों गजों के साथ राजा विश्वजीत के इंतजार में बैठे हुए थे। इधर प्रचंड को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे, इसलिए बेचैनी में वो यहां से वहां और वहां से यहां टहले जा रहे थे। हमें कैसे भी करके वहां पहुंचना होगा। इस बात का हमें पूरा यकीन है कि हो ना हो इसके पीछे राजा विश्वजीत का ही हाथ है, लेकिन यदि उन्हें इस बात की सूचना नहीं है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हमें कैसे भी करके ये सूचना उन तक पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन कैसे, ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। वही रास्ते में राजा विश्वजीत अपनी पैदल और घुड़सवार सेना के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अत्यधिक गर्मी ने पैदल सैनिकों की चाल और भी धीमी कर दी थी। महाराज, इस प्रकार तो हमें काफी समय लग जाएगा सेनापति भल्लाल तक पहुंचने में, और उधर सेनापति अकेले हैं। हमें डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। हमें भी यही चिंता सता रही है महागुरु, परंतु हम इस समय कर भी क्या सकते हैं। राजा विश्वजीत, हमारे विचार में आप घुड़सवारों की एक सेना लेकर सेनापति भल्लाल के पास पहुंचे, जिससे आप समय पर उनके पास पहुंच भी जाएंगे। बाकी हम पैदल सैनिकों और अन्य सेनाओं के साथ जल्द से जल्द आपके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। परंतु नहीं राजन, ये एक उत्तम विचार है। हम राजा सारंग की बात से सहमत हैं। सेनापति भल्लाल की सुरक्षा इस समय बेहद जरूरी है। हमारा संपूर्ण युद्ध उनके और उनके लाए हाथियों पर ही टिका है। आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, ये एक उत्तम विचार है राजा सारंग। तो ठीक है, हम घुड़सवारों की एक सेना लेकर जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। आप भी जितनी जल्दी हो सके निर्धारित स्थान पर पहुंचे। ठीक है विश्वजीत, भगवान आपका साथ दे, विजय हमारी ही होगी। एक उम्मीद के साथ विश्वजीत घुड़सवारों की सेना के साथ तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। राजा विश्वजीत राजा सारंग की बात मानते हुए आगे बढ़ तो गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर आने वाली मुसीबत सेनापति भल्लाल की तरफ उनसे भी कई तेजी के साथ बढ़ रही है, और जिसके लिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब तो भगवान ही सेनापति को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता था। कहाँ है वो हाथी? यहां तो कोई भी नहीं है। सेना नायक जी, वो सभी यही थे। हमने उन्हें अपनी आंखों से यही देखा था। तो इतने सारे हाथियों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आप हमारा यकीन करें मालिक, वो सभी यही थे। इतने सारे हाथी एक साथ छू मंतर तो हो नहीं सकते। ठीक है, ढूंढो उन्हें। यदि ये सही कह रहा है तो वो जरूर यही होंगे। इतने सारे हाथियों को लेकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। जो आज्ञा सेना नायक जी। ऐसा कहते ही सारे सैनिक पूरे जंगल में यहां वहां भागने शुरू कर देते हैं और सेनापति भल्लाल और हाथियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से एक आवाज कुरीति के सेना नायक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। ए, धत, धत, इस तरफ से चलो। उफ, ये हाथी भी खा खा के भैंसे हो गए हैं। हे ईश्वर, इन हाथियों को ले जाने का कार्य भी बड़ा कठिन है। हर एक की अब दुगनी कीमत वसूलूंगा मैं तो बाजार में। तभी कुरीति के उस सेना नायक की नजर सेनापति पर पड़ती है। ए रुको, कौन हो तुम और इस वन में इतने सारे हाथियों के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये इलाका महिंद्राओं के महान और सर्वशक्तिशाली राजा कुरीति के इलाके में आता है और उनकी बिना इजाजत के यहां से आना जाना वर्जित है। क्षमा करें प्रभु, मैं तो एक व्यापारी हूं और हाथियों का व्यापार करता हूं। उन्हीं को लेकर मैं बड़े सार्वजनिक बाजार में लेकर जा रहा था। झूठ, इतने हाथियों को लेकर कहां जा रहे हो?
कोई भी व्यापारी इतने हाथियों को एक साथ लेकर कभी नहीं जाता। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। अरे महाशय, धीरज रखिए, आप अपने क्रोध पर काबू रखें। हम तो एक साधारण से व्यापारी हैं। हम यहाँ राजा सुदर्शन से हाथियों का व्यापार करने आए थे। उन्होंने ही इतने सारे हाथी मंगवाए थे। अच्छा, तो ये बात है। परंतु अब तुम यहां से आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक तुम महाराज कुरीति को इन हाथियों की बिक्री का कर अदा नहीं कर देते। परंतु प्रभु, हाथी तो अभी बेचे ही नहीं, फिर कर किस बात का? क्यों? तूने ही तो कहा कि तू बेचने जा रहा है। इसका मतलब तेरी राजा के साथ बात निश्चित हो चुकी है, इसलिए तुझे अब कर देना बनता है। यदि तू कर नहीं देगा तो हम इसी वक्त तेरे सारे हाथी अपने गिरफ्त में ले लेंगे। क्षमा करें प्रभु, मैं एक छोटा और साधारण व्यापारी हूं। कृपया आप ऐसा ना करें। तू ऐसे मगरमच्छ के आंसू ना बहा। हम सब जानते हैं तेरे जैसे मक्कारों को। अब सीधी तरह से कर चुका, अन्यथा अपने हाथियों को भूल जा। ऐ सैनिकों, इसके सारे हाथियों को अपनी गिरफ्त में ले लो। अब ये सभी महिंद्राओं के हुए, इन्हें अभी इसी समय महिंद्राओं लेकर चलो। तभी कुछ सोचकर सेना नायक उनसे कहता है, अच्छा, वैसे तुम हमें भले इंसान लग रहे हो, इसलिए हम तुम्हें महाराज कुरीति का नियम प्रेम पूर्वक बता देते हैं। तुम वो बातें मान लेना। कैसा नियम महाशय? आप कौन से नियम की बात कर रहे हैं? महाराज कुरीति के अनुसार जो भी संपत्ति, वाहन, हाथी, घोड़ा, सेना इत्यादि महिंद्राओं की सीमा के अंदर या उसके आसपास के इलाके में आएंगे, वो सब महिंद्राओं का हो जाएगा। इसलिए ये हाथी हमारे हवाले कर दो। ऐसा कहते ही सभी सैनिक हाथियों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ऐसा करते देख सेनापति भल्लाल खूब जोर जोर से रोने का नाटक करने लगते हैं। प्रभु, आप भगवान हैं प्रभु, ऐसा ना करें। यदि मेरे पास धन होता तो मैं जरूर कर चुका देता, परंतु धन मुझे नहीं मिला है। इसलिए आप कैसे मुझसे बिना बिके सामान का कर ले सकते हैं? प्रभु, अब हम कुछ नहीं कर सकते। व्यापारी जो महाराज का हुक्म है वो हमें मानना पड़ेगा। अब चाहे तुम रो या गिड़गिड़ाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। महाशय, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे इतने सारे हाथियों की कीमत बहुत ज्यादा है। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारे साथ ऐसा अन्याय ना करें आप। तुम सीधी तरह हमारी बात मानते हो कि नहीं, वरना तुम मृत्युदंड के भागी बनोगे। एक निर्बल पर प्रहार करना अधर्म है महाशय, हम पर दया कीजिए। तो ये हाथी हमारे हवाले कर दो और अपने राज्य लौट जाओ। हम तुम्हें तुम्हारी भूल के लिए क्षमा कर देंगे। परंतु महाशय, ये हमारे सारे जीवन की जमा पूंजी है। इस तरह तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ऐसा अन्याय ना करें। अरे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? क्यों अपने प्राण गंवाना चाहता है? महाशय, ये हमारे पूरे जीवन की कमाई है, हम पर दया कीजिए। कुछ देर तक सेनापति भल्लाल उस सेना नायक के सामने ऐसे ही नाटक करते रहते हैं और फिर कुछ देर के बाद कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप मेरे हाथी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरी एक बात सुन सकते हैं? क्या कहना चाहते हो, जल्दी कहो। क्षमा करना प्रभु, ये बात हम सबके सामने नहीं कह सकते। आप अकेले में आए तो मेरे पास आपके लिए एक फायदे का सुझाव है। सेनापति के इस तरह कहते ही वो सेना नायक कुछ लालच में आकर सेनापति भल्लाल के साथ कोने में चला जाता है। प्रभु, यदि आप मेरे हाथी ले जाना चाहते हैं तो बेशक ले जाए, परंतु इसमें आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये मान्यवर, देखिए महाराज तो यहाँ है नहीं, तो उन्हें क्या मालूम कि मेरे पास कितने हाथी हैं। आप थोड़े से हाथी इसमें से ले जाइए, जो कि मैं आपको दे देता हूं। इसमें आपका भी मान रह जाएगा और मेरा भी नुकसान होने से बच जाएगा, और इसके लिए मैं आपको सोने से भरी ये थैली देने को तैयार हूं। यदि आपको मंजूर है तो मैं सौदा पक्का समझूं। सेनापति की बात सुनने के बाद सेना नायक की आंखों में चमक आ गई और वो विचार करने लगा कि बात तो ये व्यापारी सही कह रहा है।
महाराज को कहाँ मालूम कि यहाँ कितने हाथी है, और यदि मैं उन्हें कुछ हाथी दे दूंगा तो मेरा भी मान रह जाएगा और इससे मिले धन से मुझे लाभ भी होगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है व्यापारी? मेरा नाम श्यामदास। ठीक है व्यापारी श्यामदास, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है। ऐसा कहकर सेनापति थोड़े से हाथी अलग कर लेते हैं और बाकी के हाथी सेनानायक को दे देते हैं। ठीक है व्यापारी, ये तो रहे हाथी, लेकिन हमारे बीच सौदे की स्वर्ण मुद्राएं। उसके ऐसा कहते ही सेनापति भल्लाल उसके सामने एक सोने की भरी थैली फेंक देता है। ओह वाह, ये अच्छा है। ऐसा कहते हुए सेनानायक थैली को खोलकर देखता है और मुद्राएं देख के वो घबरा जाता है। ये क्या है? ये क्या है नहीं, पर तुम क्या कर रहे हो ये सब? तभी एक आवाज पीछे से आती है। ओह मंत्री प्रचंड, आप! प्रचंड को देखकर वो सेनानायक चौंक जाता है। सेनानायक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे घोड़े पर सवार होकर प्रचंड आता दिखाई देता है। अरे मंत्री प्रचंड, आप यहां कैसे? हम महाराज कुरीति की आज्ञा से यहां आए हैं। महाराज को कुछ शक था, लेकिन ये क्या, यहां तो पूरी दाल ही काली है। प्रचंड को देख वो सेनानायक घबरा जाता है। वो मंत्री जी, बात ऐसी नहीं थी, आप समझने की कोशिश करें। अब तू हमें समझाएगा? हमने सब देख लिया है अपनी आंखों से। मंत्री जी क्षमा कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा करने के लिए तू बचेगा तब ना। नहीं मंत्री जी, आप समझिए मंत्री जी। लेकिन प्रचंड उसकी एक नहीं सुनता और सभी सैनिकों के सामने अपनी तलवार निकालकर सीधा सेनानायक के सीने के आर पार कर देता है। ये देख सभी दंग रह जाते हैं। देख लिया तुम सभी ने महाराज के खिलाफ गद्दारी का नतीजा। अब तुम सब भी कान खोलकर सुन लो। जो भी महाराज कुरीति के आदेश के खिलाफ जाएगा या महाराज को धोखा देने की कोशिश करेगा, उसके लिए महाराज के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, और वो है सजाए मौत। अब कब्जा कर लो सारे हाथियों पर। सारे जाएंगे महाराज के पास और उनकी सेना की शोभा बढ़ाएंगे। सारे सैनिक चुपचाप खड़े हुए प्रचंड को देख रहे थे और सेनापति भल्लाल, जो कि एक व्यापारी के भेष में थे, चुपचाप प्रचंड को देख रहे थे। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या विश्वजीत सेनापति भल्लाल के पास समय पर पहुंच पाएंगे? क्या योजना है प्रचंड की? क्या सच में